मेरे से अक्सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि अजय भैया आप उत्तराखंड की स्टोरियां बड़ी सुनाते हो। तो यहां से मैं उनको एक सीधा सा ही जवाब दे दूं, भाई एक तो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और दूसरी बात कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर साक्षात देवों का वास होता है। और जब आप कभी पहाड़ पर घूमने आओगे, किसी पहाड़ी भाई से बात करोगे तो उनका ये कहना होगा कि भाई हर घर की अपनी एक अलग कहानी है, चाहे हॉरर हो चाहे देव की शक्ति के रिलेटेड हो। और इसलिए मैं उत्तराखंड की कहानियां आपको ज्यादा सुनाना पसंद करता हूं, क्योंकि यहाँ की कहानियों में सच्चाई लगभग 99% की होती है। बाकी जो आर्टिकल मैं आपको अभी सुनाऊंगा उससे पहले चैनल का इंट्रो। आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तराखंड की राजधानी यानी कि देहरादून से। देहरादून का रहने वाला आदित्य और सोनम, इनका कॉलेज में जब फाइनल ईयर था तो यहाँ पर जैसे ही 6 महीने बचे थे इनकी पढ़ाई को, तो इन दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। और ये जानते तो एक दूसरे को कॉलेज के फर्स्ट ईयर से थे, लेकिन इनका जो प्यार बढ़ा लगभग कॉलेज के 6 महीने रह गए तब से। अब यहाँ पर होता क्या है, इनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी, एक दूसरे को घर छोड़ने भी जाना। लेकिन सोनम सोचे कि आदित्य मेरे को प्यार का इजहार करे, आदित्य सोचे कि मैं कैसे बोलूं इससे कहीं मेरी दोस्ती भी खत्म ना हो जाए। और जैसे ही कॉलेज का बिल्कुल अब लास्ट टाइम था तो यहाँ पर सोनम से कंट्रोल नहीं हुआ, तो सोनम ने अपने प्यार का यहाँ पर इजहार किया और ये बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो इस पर आदित्य बड़ी एक प्यारी सी स्माइल देता है और ये कहता है कि सोनम तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन शादी अभी इतना आसान काम नहीं है भाई। ना तो मेरे पास कोई नौकरी है, ना तो मेरे पास कोई काम है। अगर मैं अपने घर वालों को भी बोलूंगा तो उनका भी यही कहना होगा, कम से कम अपने पैरों पर तो खड़े हो जाओ, 2 रोटी अपनी घरवाली को खिलाने लायक तो बन जाओ। तो ऐसा करो सोनम, मुझे थोड़ा सा समय दो, जब मैं कहीं नौकरी अच्छी लग जाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूं शादी तुम्हारे साथ करूंगा। अब यहाँ पर सोनम भी आदित्य का इंतजार करने लगी। थोड़ा समय बीता, 6 महीने बाद फिर आदित्य को बोला कि भाई अपने घर में बात करो, कहीं ऐसा ना हो हमारे घर वाले हमारी शादी कहीं और ही कर दें। अब यहाँ पर आदित्य ने एक बात सोनम को ये बोला कि सोनम देखो, वैसे तो हमारा परिवार पहाड़ पर रहता है और एक छोटा सा प्लाट बड़े समय पहले हमारे माता पिता ने ले लिया था देहरादून में। चलो जी, पहले उस मकान को बना लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं शादी करेंगे। और इस बीच में इन्होंने एक मकान भी बनाकर एक छोटा सा तैयार कर दिया कॉलोनी में। अब यहाँ पर इसकी नौकरी भी लग चुकी थी, मकान भी बन चुका था। और जो इसके माता पिता थे आदित्य के, उसने कह दिया था कि भाई हम तो पहाड़ को छोड़ेंगे नहीं, तुझे रहना है तो तू प्लेन में रह ले। और जैसे ही आदित्य ने अपने माता पिता को बताया तो उसके माता पिता ने भी देर नहीं लगाई, सीधा सोनम के घर आए और यहाँ पर झटपट इनका रिश्ता तय हुआ और एकदम से भाई थोड़े ही समय में इन दोनों की शादी हो गई। अब जैसे ही शादी होकर बारात तो सीधी पहुंची थी पहाड़ वाले घर, और पहाड़ वाले घर में ये रुके हैं बस 2 से 3 दिन। उसके बाद आदित्य अपनी वाइफ को लेकर आ जाता है अपने घर। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है। आदित्य का जो पहले नेचर था कि सोनम का हाथ पकड़ना, सोनम को गले लगा लेना, लेकिन जब से सोनम इस घर में आई थी तो आदित्य का थोड़ा सा नेचर चेंज होता हुआ दिखा। बिल्कुल भाई, सुबह टाइम से ऑफिस जाना, रात को लेट आना। ये 2-4 दिन भाई जैसे ही सोनम ने नोटिस किया है तो आदित्य से ये बोला कि देखो हमारी नई नई मैरिज हुई है, कम से कम हमको एक दूसरे को टाइम देना जरूरी है। और तुम आदित्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से ही मेरे से परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर आदित्य काफी ज्यादा उसको समझाता है कि देखो मेरी नई नई जॉब लगी है, मैं बिल्कुल भी ये जॉब गंवाना नहीं
नहीं चाहता, अब मेरे सिर में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। फिर यहाँ पर सोनम ने एक बात और कही आदित्य को कि देखो जी, सब लोग भाई शादी के बाद हनीमून के लिए कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, और तुम मुझे घूमने के लिए कब लेकर जाओगे पहले ये बताओ। अब यहाँ पर आदित्य ने ये कहा कि देखो अभी तो पॉसिबल नहीं है, ना तो ये बात मेरे दिमाग में आ रही है। चलो दिवाली की छुट्टी पड़ेंगी तो उसके बाद हम लगभग हफ्ता भर कहीं ना कहीं घूम आएंगे। और इसी तरीके से इनकी भाई जिंदगी आगे को बढ़ती रही। लेकिन आदित्य का नेचर यहाँ पर काफी ज्यादा बदलना शुरू हो गया। सुबह अपना काम पर, शाम को अपना घर, और जो इनके बीच में पति पत्नी वाले रिश्ते होते हैं वो भी होना लगभग लगभग खत्म हो चुके थे। और जो सोनम थी अब यहाँ पर दिन भर करती क्या थी भाई, जो भी आस पड़ोस थे कभी उनके घर चली गई, कभी उनको अपने घर बुला लिया, और जैसे ही शाम होती थी पता चला है कि आदित्य आने वाला है तो उन पड़ोसियों को भी बोल दिया कि आप भी अपने घर जाओ, मेरा पति आने वाला है। अब यहाँ पर होता क्या है, आदित्य जैसे ही आया है अपने घर में तो अपनी पत्नी से ये कहता है कि देखो जी, अब हमें दिल्ली जाना है, थोड़ा सा काम है। अब यहाँ पर आदित्य की गलती ये हो गई, आदित्य ने ये बोल दिया कि हमको दिल्ली जाना है। तो सोनम ने सोचा कि चलो जी, मैं भी इनके साथ चलूंगी, मैं भी दिल्ली वगैरह घूम आऊंगी, अपने देश की राजधानी। अब यहाँ पर आदित्य ने जैसे ही अपना बैग वगैरह पैक किया है और इधर अपना सोनम भी पैकिंग करना शुरू कर दी अपने कपड़ों की, तो आदित्य ने पूछा कि सोनम तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम क्यों अपने कपड़े पैक कर रही हो, मैं तो ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सोनम का कहना था कि भाई अगर तुम ऑफिस के काम से जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी घूम आऊंगी, इस घर में रहते रहते मैं काफी ज्यादा बोर हो गई हूँ। तो यहाँ पर आदित्य ने यह कहा कि जब मैंने तुमको कहा था कि दिवाली की छुट्टियों में ले जाऊंगा तो तुम्हें इतनी आफत क्यों आ रही है, मैं खाली 4 दिन के टूर के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा इनका लड़ाई झगड़ा भी होता है। उसके बाद आदित्य अपना बैग उठाता है और इसको बाय बोलता है, चला जाता है। लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचा है, नोएडा वगैरह कंपनी का इसने काम वगैरह निपटाया है और वो काम लगभग 2 से 3 दिन के अंदर निपट गया। तो वहां पर काफी ज्यादा आदित्य को गिल्टी फील हो। आदित्य ये सोचे कि यार काश मैं अपनी पत्नी को भी ले आता, बताओ वो बेचारी घर ही में बस पड़ी रहती है। चलो एक दिन पहले मैं घर चलता हूँ, उसको मैं सरप्राइज दूंगा। से अपने घर वापस आया है और उसने क्या किया, देहरादून से ही उसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट ले लिया और साथ में एक बुके उसने पैक करवाया गुलाब के फूलों का कि भाई मैं खुद दरवाजा खोलूंगा, जो दूसरी चाबी अपने पास रखता हूँ। और ऐसे ही इसी सोच के साथ वो जैसे ही पहुंचा है और उसने दरवाजा खोला है। अब जैसे ही दरवाजा खुला है तो यहाँ पर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने क्या देखा है कि उसकी पत्नी किसी और लड़के की बाहों में बाहें डालकर बैठी हुई है। और ये चीज जैसे ही आदित्य ने देखी है, वो फूलों का गुलदस्ता उसके हाथ से गिरा है और वो वापस मुड़ा है और काफी रोती हुई हालत में वो उस घर से बाहर को निकल गया। अब जैसे ही बाहर को भागा है तो उसके पीछे सोनम भी भागी है, आवाज मार रही है, आदित्य मेरी बात तो सुनो, आदित्य मेरी बात तो सुनो। लेकिन आदित्य ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। और ये ऐसा लड़का था, कभी इसने कोई भी नशा नहीं किया, लेकिन आज ये भाई काफी ज्यादा इसने ड्रिंक वगैरह करी और जैसे ही शाम को अपने घर लौटा है तो क्या देखा है कि यहाँ पर सोनम के माता पिता भी आए हुए हैं। और इन सब को देखकर आदित्य और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। आदित्य ने क्या किया, उसी शराब के नशे में भाई अपना आपा खो दिया, अपनी पैंट से बेल्ट निकाली है और सोनम को यहाँ पर काफी ज्यादा मारा है। और इसी मार पिटाई के चक्कर में जो सोनम के पिताजी थे वो बीच में आए बचाने को, तो कुछ एक मार उनको भी पड़ गई। अब यहाँ पर भाई कुछ देर के बाद आदित्य अपने बेड पर लेट गया, उसको यहाँ पर नींद आ गई। अब ये जैसे ही सुबह उठे हैं तो यहाँ पर आदित्य को कुछ पता नहीं कि क्या कैसे हुआ। और सोनम के जो पिताजी थे उनका ये कहना था कि बेटा अगर कोई गलती मेरी बेटी से भी हुई थी तो तू बुलाकर पास बैठालता, हमको भी बैठालता,
पिता कोई बातचीत करते, और तू रात को आया है शराब पीकर और तूने इसको देख कितना मारा है। जब आदित्य ने उसकी बॉडी के निशान देखे तो आदित्य भी हिल गया कि मैंने इतनी बदतमीजी करी है। और जब ससुर साहब की कोहनी पर देखे, बाजू पर देखे, तो उनके भी निशान थे। फिर आदित्य को ये लगा कि भाई मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ से एडवांस कर दिया, और उसके माता पिता काफी ज्यादा गुस्से में आकर सोनम को यहाँ से ले गए और ये कहा कि आदित्य आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, और आज के बाद भाई ना तो मेरी बेटी तुम्हारे घर में आएगी। अब इस पर आदित्य कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल इस तरीके से अपना बैठ जाता है कि अब क्या से क्या ही करेंगे। अब यहाँ पर लगभग महीना आधा बीता है तो आदित्य ने फोन मिलाया सोनम को कि सोनम चलो मेरे से गलती हो गई, कोई बात थी तो मुझे तुम्हारी बात भी सुननी थी, लेकिन कुछ भी उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ नहीं दिखा। तो सोनम के पिताजी से, माता से भी भाई आदित्य ने बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया कि बेटा अब हम मिलेंगे तो सीधा कोर्ट में मिलेंगे, इसके अलावा अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तो यहाँ पर आदित्य ने भी अपने आप को समझाया कि अभी इस बात को मैं थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल देता हूँ, जैसे ही समय बीतेगा तो क्या पता फिर से यहाँ पर मन बिगले। और इसी तरीके से ही लगभग 6 महीने यहाँ पर बीत गए, और जैसे ही 6 महीने बीते हैं तो क्या हुआ, आदित्य अपनी कार से लगभग आप ये लगा लो हरिद्वार से देहरादून के लिए आ रहा था, और इसकी नजर लगभग सड़क किनारे थी जहां पर भाई सोनम हमेशा कुछ न कुछ खाया करती थी, एक ढाबे के बराबर में। तो इसने क्या देखा है कि वहां पर शाम के समय 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब सोनम वहां पर खड़ी हुई है। इसकी जैसे ही नजर पड़ी है तो इसने भाई अपनी कार रोक ली और जल्दी से उतरा और ये कहा कि सोनम तुम इतने जंगल वाले इलाके में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कैसे खड़ी हो। तो यहाँ पर सोनम ये बोले कि देखो आदित्य मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो भी करने की कोशिश करी थी लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा कुछ बीच में हुआ नहीं था, तुमने देख लिया, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ आदित्य, मुझे माफ कर दो। और काफी ज्यादा सोनम यहाँ पर रोने लगी तो आदित्य ये बोला कि सोनम कोई बात नहीं, जो भी था बुरा सपना समझकर यहाँ पर भूल जाओ। तो यहाँ पर सोनम फिर कहती है देखो मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, और ऐसा करो आदित्य मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और यहाँ पर इसका कहना था कि देखो ऐसे नहीं, तुम्हारे माता पिता से माफी मांगूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। और एक बात बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रही थी। तो सोनम का ये कहना है कि अब वो मेरा घर रहा ही नहीं, मैंने उस घर को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आदित्य ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करते, चलो ऐसा है मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर जैसे ही सोनम का दरवाजा आया, सोनम का घर आया, सोनम से कहा कि ऐसा करो सोनम अब तुम यहाँ से उतरो, और आज से लगभग 3 दिन के बाद जो संडे होगा मैं शाम को आऊँगा, तुम्हारे माता पिता से बात करूँगा और तेरे को भी मैं यहाँ से ले जाऊँगा। और सोनम भी उसको एक अच्छा सा बाय बोलती है, अंदर चली जाती है। और जैसे ही यहाँ पर 2-3 दिन और बीतते हैं, संडे आने को होता है, और ये ठीक अपनी कार से जैसे ही पहुंचता है सोनम के घर, एक घंटी लगी हुई होती है, उसको जैसे ही बजाता है और दरवाजा कौन खोलता है, यहाँ पर सोनम की मम्मी। सोनम की मम्मी जैसे ही आदित्य को देखती है तो काफी उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और मुंह इस तरीके से झुका लेते हैं। तो यहाँ पर आदित्य ये कहता है कि मम्मी जी मेरे से गलतियां हो गई, मुझे माफ कर दो, अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर दो, क्या अभी भी मेरे से नाराज हो। इतना कहा है उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती, अपना मुंह घुमाती है, सीधा जाकर अंदर सोफे पर बैठ जाती है और आंखों से आंसू उनके रुके ना। और यहाँ पर भाई फिर आदित्य कहता है कि मम्मी जी ऐसा करो पापा को तो बुलाओ, मैं उनसे भी माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे अपना बच्चा समझकर भाई माफ कर दें। और उसकी आवाज सुनकर भाई उनके सोनम के पिताजी भी बाहर आ गए, और जैसे उनके पास आकर बैठे हैं तो आदित्य ने यह कहा कि पिताजी जो भी गलतियां हुई उसको माफ करो और सोनम को मेरे साथ भेज दो। अब जब इतना कहा है तो 2 मिनट के लिए उन्होंने
आदित्य की आंखों में देखा सोनम के पापा ने और ये कहा कि बेटा तुमने बहुत देर कर दी और कुछ गलतियां हमारी भी ऐसी थी। यहाँ पर आदित्य कहता है कि पिताजी मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पर फिर सोनम के पापा कहते हैं कि बेटा वो तेरे से बड़ा प्यार करती थी, तुझे हम गुस्से से, सोनम को गुस्से से हम वापस ले भी आए, लेकिन सोनम एक ही बात कहती थी कि मम्मी पापा मेरी भी गलती थी, मुझे आदित्य के पास वापस जाना है। और हम काफ़ी ज़्यादा उसको रोकते थे, टोकते थे। और एक दिन ऐसा आया जब सोनम ने अपने कमरे की अंदर से कुंडी लगाई और बेटा ये दुनिया छोड़कर चली गई। और ये बात जैसे ही आदित्य ने सुनी है उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने ये कहा कि पापा कब ये दुनिया छोड़कर सोनम गई। तो यहाँ पर उसके पिता का कहना था कि बेटा आज पूरे उसको लगभग 2 महीने हो गए। और ये बात जब फिर सुनी है तो यहाँ पर आदित्य का भी दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा कि अभी 3 दिन पहले तो मुझे सोनम मिली है, वो भी हरिद्वार और देहरादून वाले रूट पर, और उसने ये सारी बात बताई है। तो यहाँ पर सोनम के माता पिता और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगे। और आदित्य ने यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं कहा, अपना भैया कार स्टार्ट करी और अपने देहरादून वाले मकान में आ गया। और वो अपने कमरे में भाई गुमसुम होकर लेटा हुआ सोनम को ही याद करे कि भाई छोटी छोटी बातों की वजह से कितनी बड़ा गलतियां यहाँ पर हमसे हो गई, हमारा घर टूट गया। और इन्हीं बातों के साथ ही यहाँ पर आदित्य को नींद आ जाती है। और जैसे ही 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है रात का, तो यहाँ पर जैसे ही आदित्य की आंख खुली तो उसको क्या महसूस हो रहा है कि मेरे बराबर में बैठकर कोई बड़ा दिल भारी कर कर रोता चला जा रहा है। और ये जब रोने की आवाज आदित्य ने सुनी है और उठकर बैठा है तो क्या देखा है कि सोनम मेरे बराबर में बैठी हुई है और काफी फूट फूट कर रो रही है और एक ही बात कह रही है कि आदित्य मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन 2 मिनट तो उसका चेहरा यहाँ पर नॉर्मल रहा, लेकिन एकदम से ही उसका चेहरा बिल्कुल बदला है और काफी ज्यादा डरावना हुआ। और फिर आदित्य ने क्या किया, उसी कमरे से बाहर निकला है और सीधा भाई घर से बाहर निकला, मकान को लगा दिया यहाँ पर ताला। और पूरी रात उसने बिताई है अपने दोस्त के पास, उसको बताया तो उसके दोस्त ने ये कहा कि भाई तूने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, बंदा जब ये दुनिया छोड़कर चला जाए कोई भाई दोबारा भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तू आराम से अपने घर जा। और यहाँ पर आदित्य ने अपने माता पिता को भी सारी बात बता दी थी। उनका ये कहना था कि ठीक है बेटा, 2-1 दिन के बाद हम भी देहरादून आएंगे। और आदित्य ने हिम्मत बांधी और फिर से भाई अपने घर में आया और उसने सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन आज की रात ये जैसे ही सोने को हुआ है, 11 से 12 बजे का समय हुआ है, तो इस बार जो सोनम कल माफी मांग रही थी, आज की रात ठीक इसके सामने आकर खड़ी हुई है और काफी ज्यादा इसका चेहरा डरावना लग रहा है। और एक बात ये कह रही है कि आदित्य मैं भी चली गई, ऐसा करो तुम भी मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इतना सुना है और फिर से आदित्य इस बार यहाँ पर चीखा है। और जैसे ही ये चीखा है तो अगल बगल के मोहल्ले वाले भी उठकर आ गए कि बेटा क्या हो गया। तो यहाँ पर आदित्य ने सारी बात मोहल्ले वालों को भी बता दी कि ऐसे ऐसे सोनम अब ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है और इस तरीके से उसने दुनिया छोड़ी। अब मोहल्ले वाले भी काफी ज्यादा उदास की इतनी अच्छी लड़की जरा सी बात के चक्कर में भाई ये उसने क्या अपने साथ कर लिया। और यहाँ पर मोहल्ले वालों ने ये कहा कि बेटा ऐसा कर, इस मकान में तू अभी मत आ, पहले पंडित जी से कोई ना कोई यहाँ पर उपाय करवा ले। और ये बात आदित्य को भी समझ में आई क्योंकि पहाड़ का रहने वाला था, हर चीज अच्छे से समझता था। और यहाँ पर जैसे ही 2-1 दिन बीतते हैं तो यहाँ पर आदित्य के माता पिता भी आते हैं और देहरादून के एक ब्राह्मण से आदित्य क्या करवाता है, उस मकान का कीलन करवाता है और बाहर से कुंडी लगाकर उस मकान को भी पूरा सील कर देता है। और ये कहता है कि भाई मेरी वजह से भाई जो भी गलतियां हुई हैं उसकी सजा तो मुझे भोगनी है,
कोई बात नहीं, इस मकान को ही कील दो। अब यहाँ पर उस पुजारी ने क्या किया भाई, बाहर की कुंडी लगाई, उस मकान को कीला। उसके बाद ये कहा कि बेटा इस मकान का दरवाजा मत खोलना। और फिर आदित्य करता क्या है, उसके बाद वो वहां पर एक रेंट का मकान लेता है, वहां पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन इस मोहल्ले वालों का जीना हराम हो जाता है। इन मोहल्ले वालों का कहना है कि भाई जैसे ही 11 से 12 बजते हैं लेट नाइट, तो हमें अंदर से कभी हंसने की आवाजें आती हैं और कभी तो बहुत ज्यादा रोने की आवाजें आती हैं। और साफ साफ हमें आवाज सोनम की सुनाई देती है, जैसे सोनम काफी ज्यादा दर्द में हो, कष्ट में हो। और ये छोटा सा आर्टिकल फ्रेंड्स, जैसा उन्होंने मुझे भेजा वैसा मैंने आपको सुना दिया। और आदित्य भाई का ये कहना है कि अजय भाई मैंने ये मकान सेल भी नहीं किया, आज भी उस कॉलोनी में बिल्कुल टस का मस वही मकान वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। बाकी फ्रेंड्स, अगर ये आर्टिकल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।